चलिए आज हम लोग अध्ययन करते हैं वाटर पर। वाटर क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानते हैं। तो जल का अणुसूत्र H2O होता है और जल का अणुभार है 18। जल का वैज्ञानिक नाम हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड और एक्वा दोनों होता है। एक्वा मीन्स होता है वाटर, पानी। अब हम देखेंगे कि आयतन की दृष्टि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है। क्योंकि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो पहले यह ध्यान देना चाहिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी कितनी है। आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह 2:1 है, 2:1 का रेशियो है। जबकि इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात उनके द्रव्यमान की दृष्टि से देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 रहता है। ध्यान दीजिएगा, आयतन की दृष्टि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, जबकि द्रव्यमान की दृष्टि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 है। अब हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु H2O में मीन्स पानी में होता है। तो H2O में मीन्स पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। अब ये जल कितने रूपों में मिलता है, जल के कितने रूप होते हैं, इसको जानते हैं। तो प्रकृति में जल 3 रूपों में मिलता है। एक तो है हम लोग जिस फार्म में पानी को यूज करते हैं, अर्थात पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई के लिए पानी के जिस फार्म का यूज हम लोग करते हैं उसको कहते हैं लिक्विड फार्म, और ये द्रव अवस्था कही जाती है। यही सामान्य जल है जो तरल रूप में मिलता है। और पानी का एक दूसरा फार्म है सॉलिड फार्म, जिसको कहते हैं ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में जो जल है वो बर्फ के रूप में मिलती है, अर्थात पानी जब जम करके आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है, तो वह ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो जल का एक रूप हो गया सॉलिड फार्म, ठोस अवस्था, और एक हो गया द्रव अवस्था। तीसरा फार्म जो होता है वो है गैसीय अवस्था, मीन्स गैस के रूप में जल। अब गैस के रूप में जल कहाँ होता है? जल से जो निकलने वाली या जल का परिवर्तित रूप जो भाप होता है, वाष्प होता है, वही गैसीय अवस्था होती है। देखिए, जब पानी से भाप निकलती है या पानी परिवर्तित होकर के भाप जब बनता है तो भाप क्या होता है? हमेशा पानी से ऊपर उड़ता है, ऊपर उठता है। और गैस की यही क्वालिटी है कि वह उड़ता है, बहता नहीं है, पानी की तरह ऊपर से नीचे बहता नहीं है। वाष्प जो होता है वह तरल पदार्थ के सतह से ऊपर की ओर उठता है, इसलिए यह गैसीय अवस्था कही जाती है। वाटर क्या है? वाटर जल एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी विलायक है। जल क्या है? जल का कोई रंग नहीं होता है, जल में कोई गंध नहीं होती है, और जल का कोई स्वाद नहीं होता है। इसकी एक और क्वालिटी है कि ये पारदर्शी होता है।
अर्थात जल के आर पार देखा जा सकता है। जल में ऊपर से नीचे बहने का गुण होता है। आप ध्यान करिए, कहीं भी पानी को गिरा दीजिए तो देखिएगा जहां आप गिराएंगे वहां से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर पानी बह जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। और जिस पदार्थ का, जिस द्रव का पीएच मान 7 होता है वह पदार्थ उदासीन होता है। तो हम कह सकते हैं कि शुद्ध जल उदासीन होता है। इसका मतलब जल न तो कड़वा होता है न तो मीठा होता है, न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है, अर्थात जल उदासीन होता है। परंतु अब ध्यान दीजिए, वर्षा का जल, जो बारिश होता है, बर्फा का जो जल होता है वह एसिटिक होता है, अम्लीय होता है। वर्षा का जल क्या होता है? एसिटिक, अम्लीय। क्यों? क्योंकि वर्षा के जल का पीएच मान 7 से कम अर्थात 5.5 से 5.7 तक ही होता है। मीन्स वर्षा के जल का पीएच मान 7 से कम होता है, इसलिए वह अम्लीय होता है। फिर देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि शुद्ध जल उदासीन होता है। तो भाई जब उदासीन होगा तो न तो ये बेस होगा, न तो क्षार होगा और न तो अम्ल होगा। जब अम्ल और क्षार दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक की सप्लाई नहीं हो पाएगी, अर्थात शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। परंतु सागरीय जल अर्थात समुद्र में जो जल होता है, गंदा जल, जिसमें अनेक प्रकार के साल्ट, लवण घुले होते हैं, इसी को हम कह दिए लवणीय जल, विद्युत का सुचालक होता है। भाई जब इसमें लवण होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, इस तरह के जब लवण इसमें होंगे, क्लोरीन, सल्फर, मीन्स इसमें अम्ल और क्षार सब होंगे। तो जिस जल में लवण की मात्रा घुली रहेगी वह जल विद्युत का सुचालक होगा, क्योंकि इसमें अगर विद्युत की सप्लाई की जाए तो इलेक्ट्रिक की सप्लाई होगी, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब आते हैं क्वथनांक देख लिया जाए, कितने टेम्परेचर पर पानी खौलता है, उबलता है। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलने लगता है, खौलने लगता है। परंतु जल में जो भाप बनने की क्रिया है, इसी को कहते हैं वाष्पन क्रिया। ये वाष्पन क्रिया जो है प्रत्येक ताप पर होती है, चाहे 0 डिग्री पर पानी हो, चाहे 10 डिग्री पर हो, चाहे 20-30 हो, या 40, 50, 60, 70, 80, 90 या 100 डिग्री पर हो। हर टेम्परेचर पर पानी वाष्प के रूप में बदलता है। मीन्स हो गया वाष्पन क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। ध्यान कीजिएगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर अर्थात जो क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस तापमान पर वाष्पन की क्रिया, बॉइलिंग नहीं, वाष्पन की क्रिया मतलब भाप में बदलने की क्रिया सबसे अधिक तेज होती है। अर्थात अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड देखा जाए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड देखा जाए, तो उस पर भाप बनने की जो स्पीड होगी वह 100 डिग्री वाले से कम होगी। इसका मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी बहुत तेजी से भाप में बदलने लगता है। जल 2 प्रकार का होता है। भाई हम लोग तो यही जानते हैं पानी है, लेकिन ये नहीं जानते हैं पानी कितने प्रकार का है। पानी का रूप भी हमने पढ़ लिया कि ठोस अवस्था है जैसे बर्फ,
द्रव अवस्था है पानी, साधारण रूप से तरल पदार्थ जिसको हम लोग खाते पीते हैं, भोजन बनाने के काम में लाते हैं, कपड़े धोने के काम में लाते हैं, नहाते हैं, पीते हैं, वो जो है तरल पदार्थ द्रव अवस्था में जो होता है वही जल है। लेकिन एक रूप और उसका होता है बर्फ का, और एक होता है भाप का। मीन्स ठोस, द्रव, गैस, तीनों रूपों में पानी होता है। ये तो पानी के रूप हो गए, लेकिन पानी कितने प्रकार का होता है ये जानने के लिए जानिए कि पानी दो प्रकार का होता है। एक है मृदु जल, जिसको मीठा जल कहते हैं, यही जल तो हम लोग पीते हैं, मृदु जल को ही हम लोग पीते हैं, इसी से भोजन बनाते हैं और इसी से कपड़े धोते हैं। यह मृदु जल जो होता है साबुन का अच्छा संयोजक होता है, साबुन के साथ तेजी से झाग बनाता है। परंतु एक दूसरे प्रकार का जल है जिसका नाम है खारा जल। ये जो खारा पानी होता है, कठोर जल, यह जल पीने योग्य नहीं होता है। इस खारे जल से हम खेत की सिंचाई, फसल की सिंचाई नहीं कर सकते हैं। खारा जल क्या लिखा है? समुद्र का जल सबसे अधिक खारा होता है। जो समुद्र में जल है, भाई पृथ्वी पर सबसे अधिक जल तो समुद्र में है, लेकिन समुद्र का जो जल है बहुत खारा है। समुद्र के जल का हम लोग खाने में, पीने में, कपड़े धोने में, फसल की सिंचाई करने में कहीं नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो खारा जल उपयोगी, मतलब उपयोग में लाने लायक नहीं होता। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता, पृथ्वी पर जल कहाँ कहाँ उपलब्ध है, किस किस रूप में उपलब्ध है, कहाँ कितनी मात्रा में जल उपलब्ध है, इसको हम लोग जानते हैं। तो 97% भाग जल का समुद्रों में है, महासागरों में 97% भाग जल का है, और वह जल नमकीन है जो पीने योग्य नहीं है। क्या मीन्स हुआ? पूरे जल का 97 पार्ट नमकीन है जो पीने लायक है ही नहीं। कितना बचता है? केवल 3%। 3% जल ही पीने के योग्य है। अब आप सोचेंगे कि 3% जल पीने के लिए है तो चलो ठीक है, लेकिन नहीं, इसमें भी देखिए, इस 3% में से ये 2.4%, जो 3% है, ये पूरा हम पीने के योग्य नहीं पाएंगे, कि पी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2.4% जो है ग्लेशियर के रूप में जमा है, बर्फ का पहाड़ जमा है। पहाड़ थोड़ी हम पी पाएंगे, हम तो पानी पीते हैं, लिक्विड पीते हैं ना। लेकिन जो 3% पीने योग्य जल है, इसमें से भी 2.4% उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव पर ग्लेशियर के रूप में जमा है, बर्फ, उसको भी हम नहीं पी पाएंगे। बर्फ पिघल करके नदियों में आएगा, उस जल का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो 3% पीने योग्य जल है, उसमें से भी 2.4% तो ग्लेशियर है, केवल बचता है 0.6%। यही पानी हम लोग उपयोग में लाते हैं। केवल 0.6% पानी ही उपयोग में लाने लायक है। यही हम लोग पीते हैं, नहाते हैं, इन्हीं से फैक्ट्रियां चलाते हैं, इन्हीं से सिंचाई करते हैं, इसी से कारखाने चलते हैं, सब इसी से होता है। अब आप देखिए पानी के उपयोग, कहाँ कहाँ पानी का उपयोग होता है। तो सबसे पहले जानिए कि पानी का प्रयोग पीने में होता है। इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं, सभी को प्यास लगती है और सब पानी पीते हैं। तो पानी का पहला उपयोग है पीना।
पीने के काम में पानी आता है। दूसरा है भोजन बनाने के काम में। जैसे मनुष्य हैं, इनको भोजन चाहिए। भोजन कैसे बनेगा? पानी से। बिना पानी के कौन भोजन तैयार होगा? तो पानी का काम भोजन बनाने में भी आता है। साफ सफाई, जैसे स्नान करना है, कपड़े धोना है, तो इसके काम में भी पानी आता है। कपड़े धोने के काम में, स्नान करने के काम में और अन्य सभी शारीरिक साफ सफाई के काम में पानी का प्रयोग किया जाता है। फिर फसलों को उगाने में अगर पानी न बरसे और सिंचाई न किया जाए तो कोई भी फसल होनी नहीं है, तैयार नहीं होगी। अर्थात फसलों को उगाने में, फसलों की सिंचाई करने में, प्लस दवाओं के निर्माण में, जो दवाएं बनती हैं उनको भी पानी में पहले मिक्स किया जाता है, घोला जाता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर उनको जमा करके टैबलेट, कैप्सूल और लिक्विड फॉर्म में पैक किया जाता है। तो दवाओं के निर्माण में भी पानी का प्रयोग किया जाता है। अब जरा सोचिए, यदि पानी न हो तो दवा भी नहीं बनेगी, और यदि दवा नहीं बनेगी तो आज के संसार में इतने तरह के रोग हैं कि आदमी 100 साल तो क्या 100 दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा। जो भी बीमारी होगी वही बीमारी उसको लेकर के चली जाएगी, क्योंकि जो बीमारी होगी, जब वह बीमारी ठीक ही नहीं होगी तो आदमी मर जाएगा। मीन्स हो गया, आदमी के जीवन का मुख्य आधार पानी हो गया। पानी नहीं रहेगा तो न तो भोजन मिलेगा, न तो शारीरिक साफ सफाई हो पाएगी, न तो दवाई मिल पाएगी, और आदमी मर जाएगा। और देखिए, भवन के निर्माण में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, स्कूल बन रहे हैं, फैक्ट्रियां बन रही हैं, पुल बन रहा है, जो कुछ भी आप निर्माण में देख रहे हैं, सब के निर्माण में पानी का कार्य लगता ही लगता है। तो भवन निर्माण में भी पानी का कार्य लगता है। अब आइए, मैंने कहा कि पानी जीवन का मुख्य आधार है। कैसे आधार है? सबसे मेन तो है कि ये पीने के काम में आता है। यदि पानी न मिले और प्यास लग जाए, सोचिए जरा, आपको खूब जोर से प्यास लगी है और पानी मिलने वाला नहीं है, कितने दिन तक आप बिना पानी के जीवित रह लेंगे? कितने दिन तक आप आराम से रह लेंगे? जब प्यास लग जाएगी, उसके बाद जब पानी नहीं मिलेगा तो बहुत करोगे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बर्दाश्त कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे प्यास बढ़ती जाएगी, आपका हार्ट बीट डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्लड प्रेशर घटने बढ़ने लगेगा, बेचैनी होने लगेगी, आप बेहोश हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि डेथ भी हो जाए। तो पानी ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक रखता है। फिर उत्सर्जन क्रिया में सहायक होता है। आप जानते हैं कि भोजन को खाया पिया जाता है तो बहुत सा वेस्ट बचता है। सारा भोजन तो पच नहीं जाता है। भोजन पचने के बाद जो उसके पोषक तत्व हैं उसे तो हमारी शरीर ले लेती है, लेकिन जो वेस्ट बचता है उसको शरीर से बाहर समस्त जीव जंतु मलमूत्र के रूप में उत्सर्जित करते हैं। यदि पानी ही शरीर में न हो तो उनका उत्सर्जन कैसे होगा? सारे वेस्ट शरीर में जम जाएंगे, सूख जाएंगे, और वहीं पर सड़न हो जाएगी और आदमी मर जाएगा। आदमी क्या, सारे जीव जंतु मर जाएंगे। अर्थात उत्सर्जन क्रिया में मुख्य भूमिका निभाने वाला जो कारक है वो पानी है। पानी न रहे तो न तो भोजन मिलेगा और न तो वेस्ट का उत्सर्जन हो पाएगा, और दोनों ही स्थितियों में आदमी या जीव जंतु मर जाएगा। तो स्पष्ट हो जाता है कि जीवन का जो मुख्य आधार है वो पानी है। पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। मैंने एक नोट लिखा है, देखिए पानी के बारे में।
जल अनमोल है, यह जीवन का आधार है। आप मानिए आपको खूब जोर से प्यास लगी है, करोड़ों अरबों रुपए आपके पास भरे हैं, आपको पानी न दिया जाए, लिक्विड फॉर्म की कोई चीज न दी जाए, न तो कोल्ड ड्रिंक दिया जाए, न तो किसी फल का जूस दिया जाए, न तो पानी दिया जाए, कुछ भी न दिया जाए पानी के रूप में, और कह दिया जाए भैया अपना रुपया पैसा धन दौलत खा लो, अपनी प्यास बुझा लो, तो क्या तुम्हारे उसे खाने खा पाओगे? क्या तुम्हारे उस रुपए पैसे धन दौलत से प्यास बुझ जाएगी? जिंदगी बचेगी? सभी का जवाब होगा कि नहीं। मीन्स क्या हो गया? ये रुपए पैसे धन दौलत घर जो भी है, ये सब जीवन का आधार नहीं है, इससे जिंदगी बच नहीं सकती है। ये सिर्फ जीवन में आपको सुख प्रदान करते हैं, लेकिन जल जो होता है आपको जीवन प्रदान करता है, वह आपकी जिंदगी चलाता है, जिंदगी बचाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जल अनमोल है, इसका कोई मोल ही नहीं है, यह जीवन का आधार है। अमृत समान जल है। जल क्या है? अमृत के समान है, यही आपकी जिंदगी चलाता है, और जल ही जीवन है। अंत में कह दिया गया कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यह भी जानिए कि पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई वह भी जल में हुई, समुद्र के जल में हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ही जल में हुई, अर्थात जल से ही जीवन शुरू हुआ, तो बिना जल के जीवन चलेगा कहाँ से? क्लियर हुआ कि जल ही जीवन है। जल के टॉपिक का यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, और यदि ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लस यदि पहली बार वीडियो देखते हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मेरी शुभकामना है कि आप निरंतर अध्ययन करते रहेंगे और अपने ज्ञान को इम्प्रूव करते रहेंगे, अपना ज्ञान वर्धन करते रहेंगे।